और इस खास पेशकश में मेरा साथ निभा रही हैं मेरी दो सहयोगी देवांशी आशर और सृष्टि शर्मा। साथ ही शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट सिमी भौमिक भी जुड़ गई हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। और साथ ही ऑफकोर्स सिमी जी, हम तीनों मिलकर सेक्टर्स और शेयर्स पर बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। एज ए विमेन, जब आप प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में चैलेंजेस देखती हैं, उन चैलेंजेस को जब बीट करती हैं, कैसा लगता है आपको? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले सारे दर्शकों को, अपना पैनल में जो देवांशी हैं, जो भी हैं, जी बिजनेस में बहुत सारे विमेन हैं जिनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन है। कभी सामने देखने का भी मौका नहीं मिला, पर फोन पर बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करती हूँ हम लोग। सभी को बहुत बहुत बधाई, और सारे दर्शकों को भी, महिला दर्शकों के लिए भी ये शो एक बहुत ही बेहतरीन शो है। और मुझे लगता है कि इसमें जो व्यूअर्स हैं, फीमेल व्यूअर्स स्पेशली, उन लोगों के लिए आज बहुत बहुत बधाई। और ये जो चैलेंजेस के बारे में बात कर रहे हो ना, चैलेंजेस अगर होता है ना तो ही काम ज्यादा सफल होता है, ये मैं मानती हूँ। अगर चैलेंजेस ने, मैं जब स्टॉक मार्केट में आई थी तब बहुत ही कम महिला थे जो स्टॉक मार्केट में था। और सबसे पहले एक बंगाली होने के नाते स्टॉक मार्केट में एक महिला कोई भी बात करेंगे, ये मतलब सबसे बड़ा एक ऐसा चीज है। बंगाली में शायद स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा आता नहीं है, हम लोगों का जो सेंटिमेंट है उसके साथ सूट नहीं करता है बंगाली के साथ। और मैं महिला होके, बंगाली होके, और एक स्टॉक मार्केट में एनालिस्ट हूँ, और लगातार लास्ट 15-20 साल से मैं टीवी में आ रही हूँ। ये भी सुन के भी मुझे अच्छा लगता है। और मैं चाहती हूँ कि बड़ा मतलब बेहतर कॉल मैं मेरे दर्शकों को दे पाऊंगी, और पैसा बनाने के लिए और अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जो भी चाहे, मैं बहुत ही कोशिश करूंगी उन लोगों को अच्छा एक स्टॉक ढूंढ के देने के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है सिमी जी आपने। जब चैलेंजेस ना हो तो मजाक कैसा। और जिस तरह से आप कह रही हैं कि कैसे नए आयाम हर रोज, या कह सकते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में आपने नए नए लेवल्स, नए अच्छे लेवल्स जो छुए हैं, आई थिंक यू शुड सेलिब्रेट योर सक्सेस। और चलिए, ऐसा ही एक सक्सेस सेलिब्रेशन आज हम सब कर रहे हैं, और इसी के चलते शो की शुरुआत करते हैं। और मेरे साथ देवांशी और सृष्टि तो है ही, और ये शो हमने इसी तरह डिजाइन किया है कि हम हमारे हिसाब से इसे चलाएंगे। अब जब विमेंस डे की बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, फिर हमारे हिसाब से ही सब होना चाहिए। और हम तो ज्यादा ऐसे चिल्ड आउट एटमॉस्फेयर के साथ, और साथ ही आपको ढेर सारी ज्ञान की बातें भी बताएंगे। बिल्कुल। तो जब विमेंस की बात होती है या हमारी जिंदगी की बात होती है, काफी कुछ हम अचीव करना चाहते हैं, अचीव कर भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ एक चीज ये भी है जो कि लोग जानते हैं, समझते हैं, और हम भी ये आपको कहना चाहते हैं कि इतने सारे चैलेंजेस होते हैं जो हम फेस करते हैं, और साथ ही वो सारे चैलेंजेस फेस करते करते कितना कुछ है जो हैंडल भी करते हैं। अब शॉपिंग ये एक बड़ी चीज है जिसे हैंडल करना है, अब करियर भी एक बड़ी चीज है जिसे हैंडल करना है, पढ़ाई भी तो अच्छी चीज है, फैमिली भी तो बड़ी चीज है जिसे हैंडल करना है। क्या कहती हैं देवांशी? बिल्कुल मानसी, कितनी सब चीजें हैं जहाँ पे हमारा फोकस होता है, लेकिन हम ये सब चीजें से बोलते नहीं। ये तो आज मौका मिला तो हम कहते हैं बिल्कुल कि हमारे ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जी, तो फिर बताएं कहाँ से शुरू करें? देवांशी आप ही बताइए, क्या किया जाए, कैसे शुरुआत करें, कौन से सेगमेंट से बातचीत की शुरुआत यहाँ पर की जाए? वैसे मुझे क्या लगता है मानसी, आप देखिए जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एरिया है, और हम इसके लिए जो वुमेन है, इसके लिए ये भी माने जाते हैं कि हम ही हैं जो इस सेक्टर को चलाते हैं। हाँ। ज्वेलरी सेगमेंट। आई थिंक हम सबको शौक है। और ज्वेलरी की बात करते करते आप सिर्फ मेरे सामने ही देखे जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दोनों भी बहुत पसंद करते हैं ज्वेलरी खरीदना। हमें ये पता है कि आपकी सैलरी का सबसे ज्यादा हिस्सा इसी में जाता है। नहीं, बस वही हो जाता है कि अब जब नई ज्वेलरी दिख जाए या फिर कुछ नया अगर ज्वेलरी मार्केट में है तो फिर ऐसे मन तो बन ही जाता है। और बिल्कुल, फिर ज्वेलरी से ही शुरुआत कर लेते हैं। इसी पर हमें तारीफ भी मिलती है डेफिनेटली कुछ साल के बाद, लेकिन जब खरीदने की बात आती है तो थोड़ा से पापा, हस्बैंड्स, भाइयों को लगता है कि हम सबसे ज्यादा यहीं पे खर्चा करते हैं, बट अच्छी बात है। एक्चुअली इट इज एन इन्वेस्टमेंट, एक तरह के इन्वेस्टमेंट भी है, और साथ में खुशी भी तो है जब ज्वेलरी खरीदते हैं। कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, या कौन सा स्टॉक आपके रडार पे है? बिल्कुल, तो ज्वेलरी की जब हम बात कर रहे हैं, टाइटन कैसे छूता रह सकता है, टाइटन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और ज्वेलरी कारोबार में भारत की मार्केट लीडर कंपनी तो है ही है ये, और हर रेंज और हर स्टाइल के मुताबिक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रही है। अब अगर हम देखें तो पहले ट्रेडिशनल ज्वेलरी की ही बात होती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे दौर बदलता हुआ हम देख रहे हैं, कह सकते हैं कि महिलाएं अब
प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी काफी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इसी के चलते टाइटन के जो अलग अलग वेरिड ब्रांड्स है, चाहे वॉच कह लीजिए, ट्रेडिशनल ज्वेलरी कह लीजिए, ऑफिस ज्वेलरी कह लीजिए, इतने ज्यादा वेरिड क्रिएटिव ब्रांड्स कंपनी, कितने ज्यादा वेरिड क्रिएटिव प्रोडक्ट्स कंपनी लेकर के आ रही है। नए जमाने की महिला के लिए टाइटन रागा प्रोडक्ट लाइन है, जो कि हम सब जानते हैं टाइटन रागा की वॉच होना कह सकते हैं एक बहुत बड़ी चीज और साथ ही एक अच्छी चीज भी है। अगर आपके पास टाइटन रागा का एक पीस हो तो उससे ज्यादा क्या चाहिए। और तनिष्क ब्रांड वेडिंग ज्वेलरी के लिए काफी मशहूर रही है और मिया ब्रांड जो कि अभी अभी डेवलप होती हुई दिखे है। आई एम श्योर जो भी ऑफिस गोइंग हमारी महिलाएं हैं, व्यूअर्स हैं, मिया ब्रांड के साथ जरूर जुड़ती होंगी, क्योंकि उनकी जो ज्वेलरी के पीसेस है बिल्कुल आप ऑफिस जाते समय जो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा ट्रेंडी लुक वाले पीस, और साथ ही आप कैरी भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है, उस तरीके के होते हैं। 200 शहरों में 350 से भी ज्यादा तनिष्क के शोरूम है। दिवाली त्योहारी सीजन में कंपनी के प्रोडक्ट की मांग में लगातार तेजी देखने को मिलती है। इसी के चलते टाइटन जब ज्वेलरी की बात कर रहे हैं ज्वेलरी सेगमेंट में हमारी तरफ से पहला शेयर। सिमी, क्विकली टाइटन पर आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। टेक्निकल व्यू मानसी काफी शानदार है और एकदम लोअर लेवल्स पर भी मिल रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। अगर 1500 के ऊपर होता तो शायद मुझे कॉल देने में थोड़ा सा दिक्कत होता, पर अभी 1470 के आसपास मुझे लगता है मानसी एक अच्छा जगह है जहां पे टाइटन को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और ये स्टॉक सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, मीडियम टर्म के लिए नहीं, मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचता है तो टाइटन एक ऐसा जगह होगा जहां पे निवेश करने करके फायदा मिल सकता है। 1400 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 1600 से 1650 का टारगेट। मैंने 1 साल का टारगेट दिया है, पर मुझे आशा है कि ये 1600 से 1650 का टारगेट आज से 6 महीने के बीच में ही आना चाहिए। तो इतना सा टारगेट के लिए टाइटन को खरीदिए, करंट लेवल पर खरीदिए, 1400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। चलिए, तो बिल्कुल 1400 का स्टॉप लॉस, यहाँ पर 1600 1650 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। टाइटन हमारी तरफ से पहला शेयर। लेकिन देवांशी, ज्वेलरी से आपने मेरा नाम जोड़ लिया है, लेकिन एक चीज मैं भी आपसे अब जोड़कर कहना चाहती हूँ, आपने तो नई नई गृहस्थी बसाई है, अभी अभी शादी की है, फिर शॉपिंग कैसी हो रही है? मतलब शॉपिंग में कैसा चेंज आया है? पहले किस तरह की शॉपिंग और अब जब आप घर गृहस्थी की चीजें ले रही हैं, कैसा लग रहा है? एक्सपीरियंस कैसा है? आप देखिए, पहले तो जो शॉपिंग होती थी सिर्फ कपड़े, फुटवेयर, उस पर सीमित होती थी, लेकिन अब थोड़ा गृहस्थी की अगर बात करें तो घर की जो शॉपिंग होती है रिटेल की, जैसे कि हम बात करते हैं, और आप देखिए अगर आप ओवरऑल कंट्री की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक अगर कोई ग्राहक है इनके लिए तो वो वुमेन है और साथ ही बच्चे हैं। मैं हाइपर मार्केट्स की बात कर रही हूँ, एवेन्यू सुपरमार्ट्स और साथ ही स्पेंसर रिटेल, क्योंकि आप देखिए इसमें जो वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा आता है और साथ ही जो डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं मानसे उसको हम बिल्कुल नहीं भुला सकते, क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट ऐसी एक हाइपर मार्केट है जहां पे हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा कम प्राइजेस पर ये अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। हालांकि अगर हम कंपनीज की भी बात करें तो दोनों कंपनीज का जो पेरेंटेज है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। आर के दमानी की कंपनी है, इसके अलावा विस्तार पर काफी फोकस कंपनी करती हुई दिख रही है। जितने भी लैंड है उनके खुद के हैं तो ज्यादा रेंटेज नहीं है उनका, ये एक पॉजिटिव बात जरूर बनती हुई दिख रही है। और आप देखिए ई कॉमर्स वर्टिकल, यहाँ पे कंपनी के काफी चैलेंजेस थे, अब धीरे धीरे ई कॉमर्स वर्टिकल में भी कंपनी का जो आय का हिस्सा है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जब भी लॉकडाउन था तब हमने देखा था कि डीमार्ट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो काफी ज्यादा अहम था। इसके अलावा अगर स्पेंसर्स रिटेल की भी बात करें तो पेरेंटेज तो काफी मजबूत है, आर के दमानी भी इसमें करीब 1.5% स्टेक होल्ड करते हैं, इनको भी ये जो कंपनी है पसंद है। और साथ ही आप देखिए यहाँ पे भी जिस तरह से हाइपर मार्केट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है, ये पॉजिटिव है। तो ये दोनों कंपनीज हैं जो कि फिलहाल मेरे रडार पर है। मानसी, चलिए, तो दोनों कंपनियां रिटेल स्पेस की। सिमी जी, आपकी राय दोनों कंपनियों पर क्या होगी? जितना बढ़िया चार्ट है एवेन्यू सुपरमार्ट्स की, उतना ही खराब चार्ट है स्पेंसर्स की, तो मैं ज्यादा बात एवेन्यू सुपरमार्ट्स को लेके ही कहूंगी। मुझे लगता है कि स्टॉक में जो भी रिटर्न जनरेट किए हैं स्टॉक ने, उससे भी अच्छा बढ़िया रिटर्न आने वाले शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलना चाहिए। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। अगर कोई छोटा मोटा करेक्शन मार्केट में मिलता है तो स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का सलाह होगा। 3700 से 3800 का मिनिमम टारगेट के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स को खरीदने का सलाह होगा। 3000 का स्टॉप लॉस चाहे तो मेंटेन कीजिए और डीप में खरीदारी करने का सलाह है। मुझे लगता है कि स्टॉक को आने वाले कुछ महीनों में
स्टॉक एक अच्छा जगह पर पहुंचेगा। 4000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है इस स्टॉक के लिए 4000 का लेवल छूने का। और स्पेंसर्स का जहां से बात है, चार्ट उतना बढ़िया नहीं है, पर अगर किसी के पास होल्डिंग में है तो 75 का स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करें, और 75 से नीचे अगर नहीं जाता है तो स्टॉक में एक रिकवरी रैली देखने को मिल सकता है, जो स्टॉक को 88 से 90 के बीच में ले सकता है। वहां पे प्रॉफिट बुकिंग का नजरिया रखना पड़ेगा, वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना होगा। एवेन्यू सुपरमार्ट गिरावट में खरीदारी के यहाँ पर राय मिलती हुई। तो चलिए ज्वेलरी की बात कर ली, रिटेल की बात कर ली, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं शॉपिंग की। और शॉपिंग तो हम सब पसंद करते हैं, लेकिन सृष्टि मुझे एक बात बताइए, आप जब शॉपिंग करने जाती है, मान लीजिए 4-5 घंटे शॉपिंग अगर कर रही हैं, मेजॉरिटी टाइम आप कहाँ बिताती हैं शॉपिंग? क्या किन चीजों की शॉपिंग आप सबसे ज्यादा करती हैं? मुझे पता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं आपसे। ये ठीक उसी शेयर से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो कि बैग्स, जूते और एक्सेसरीज बनाता है। और पिछले 5 साल में देखें तो उस ब्रांड की खासतौर से तस्वीर बदलते हुए हमने देखी है। बिल्कुल बात कर रही हूँ मैं बाटा की। अरे वाह, एमएनसी कंपनी है, 90 साल इस कंपनी का इतिहास है भारत में, बट पिछले 5 साल में जैसा मैं आपको बता रही थी, इस कंपनी ने गजब का ट्रांसफॉर्मेशन करा है। साथ ही ये जो कंपनी है इसने छोटे शहरों पे काफी अच्छा फोकस करा है। 1500 से ज्यादा इसके कंपनी के स्टोर्स हैं, और लगातार कंपनी का जो पहले आप देखें तो फोकस होता था कि बच्चों के जूते हैं, साथ ही जो कंपनी के जो मेन सेक्शन है वहां पे काफी फोकस होता था। पर कंपनी ने धीरे धीरे रियलाइज करा कि वो आगे जाके जो कामकाजी महिलाएं हैं वो सेगमेंट काफी मजबूती से कंपनी का आगे हो रहा है, और साथ ही जो ऑनलाइन सेगमेंट है वहां पे कंपनी का काफी ज्यादा फोकस है। इनकी लेटेस्ट आय में देखें तो करीब 15% तक जो कंट्रीब्यूशन है इनकी केवल ऑनलाइन बिक्री से आता है। तो कंपनी हर पैमाने पे काफी अच्छा रिकवर कर रही है। साथ ही कंपनी ने 10 एक्सक्लूसिव वुमेन स्टोर्स भी खोले हैं, जिसको लेकर कंपनी काफी पॉजिटिव है। हालांकि कोविड की वजह से कंपनी की आय पे काफी असर पड़ा था, पर जनवरी महीने में कंपनी का कहना है कि जो उत्पादन है अब वो वापस से प्री कोविड स्तर पे पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे हम इनकी आय में अच्छी तरीके से और भी रिकवरी देख सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्रियल कामकाज में भी कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं। जिस तरीके से रियल एस्टेट में बूम हो रहा है उसके चलते कंपनी की आय में भी बढ़त होगी। और छोटी अवधि में देखें तो स्कूल वापस खुलने से जो है कंपनी की आय में, जो कि इस सेगमेंट से 8 से 10% का योगदान होता है, वो कहीं ना कहीं कंपनी की आय को और सहारा देगी। तो जितने भी सेंटिमेंट्स हैं वो एक महिला ट्रैक कर सकती है और बाटा में एक अच्छा नजरिया बना सकती है। पर आगे सिमी जी बताएंगे। बिल्कुल, तो अच्छा नजरिया। आपको पता है बाटा एक सहेली की तरह ही था, क्योंकि बचपन से ही साथ में है। एक्चुअली स्कूल शूज से लेकर अब तो उनकी रेंज ऑफिस वेयर तक पहुंचती है, और हर तरह के वो जो भी नए ट्रेंड है वो सब कुछ बाटा में मिलता हुआ। सिमी जी, क्विकली आपसे नजरिया जानना चाहेंगे। बाटा मुझे तो लगता है बहुत अच्छा करंट लेवल पर भी खरीदने का सलाह है, और अगर कोई किसी का नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी है तो भी मुझे लगता है कि 1650 से 1700 का टारगेट के लिए बाटा को खरीदकर पोर्टफोलियो में रखिए। करंट लेवल पर खरीदिए, थोड़ा बहुत लोअर लेवल पर मिलता है तो भी एक्यूमुलेट करने का सलाह होगा। 1450 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1700 का टारगेट के लिए बाटा को खरीदने का सलाह होगा। ठीक है, 1700 के टारगेट यहाँ पर ध्यान में रखें, बाटा को खरीद कर आप चल सकते हैं यहाँ पर 1450 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मानसी, फुटवेयर की बात हो गई, ज्वेलरी की बात हो गई, एक और चीज है जहाँ पे आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। हाँ, वो कौन सी है? वो तो अब तो मैं ही नहीं, सभी कपड़े। और जब शॉपिंग होती है तो फिर चाहे कुछ खरीदे ना खरीदे, वो तो ऐसे ही हो जाता है कि आपने कुछ देखा, आपको कुछ पसंद आ गया और आपने खरीद लिया। तो जब क्लोथिंग की बात हो रही है, एबी फैशन को इसके साथ जोड़ना चाहूंगी। और ब्रांडेड अपैरल इंडस्ट्री में मार्केट लीडर कंपनी है, नए फैशन और ट्रेंड्स को समझकर लगातार नए ब्रांड इनोवेशन कंपनी करती जाती है। और ताजा खबरें ये भी हैं, सब्यसाची और तरुण ताहिलियानी लेबल के साथ कंपनी ने पार्टनरशिप भी की है। और सितंबर 2021 में मॉडर्न सारी रेंज में प्रीमियम लेबल कंपनी लॉन्च करने जा रही है। कारोबार में विमेन्स वेयर सेगमेंट की अगर बात करें, कंपनी के पूरे कारोबार में 45% हिस्सेदारी विमेन सेगमेंट से है। तो क्लियरली यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा चंक है जो कि विमेन वेयर सेगमेंट से आता हुआ दिख रहा है, और इसी के चलते नई ब्रांड, नए इनोवेशंस भी कंपनी लगातार करे जा रही है। सिमी जी, एबी फैशन पर क्विक नजरिया। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए भी लेना चाहता है तो भी मुझे लगता है मानसी इसमें नजर देना चाहिए। 240 से 250 का रेंज में देख रही हूँ कि बहुत ही जल्दी आना चाहिए। 200 का एक्स्ट्रीक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और एबी फैशन में करंट लेवल पर खरीदारी का सलाह है। शॉर्ट टर्म का टारगेट 240 से 250। ठीक है, शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पर 240, 250 के ध्यान में रखें। 200 का एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते। लेकिन देवांशी, एफएमसीजी पर अब हम बात करना चाहेंगे। एफएमसीजी से कैसे जोड़ती हैं आप हमें, और
इस पर कौन सा स्टॉक आप लेकर आई हैं? बिल्कुल, अब देखिए ब्यूटी केयर, हाइजीन, साथ ही अगर आप होम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये एक अहम सेगमेंट है जहां पे हम देख रहे हैं काफी अच्छी तेज रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप नीलसन की रिपोर्ट पर नजर करें तो इनका यही कहना है कि FY23 में डबल डिजिट ग्रोथ के संकेत जरूर मिलते हुए दिख रहे हैं। और अब से हम देख रहे हैं अभी से जो FMCG की कंपनीज की जो नतीजे आते हुए दिखे वो काफी मजबूत है, वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी होती हुई दिखी और उसमें भी 2 या 3 कैटेगरी सबसे अहम है। सबसे पहले तो हाइजीन कैटेगरी, सैनिटाइजर्स, सोप, इसमें हमने काफी बढ़त देखी है कोविड के चलते। इसके अलावा अब देखिए जो ब्यूटी सेगमेंट है, लॉकडाउन के चलते यहां पे ठप थे, लेकिन अब धीरे धीरे काफी अच्छी मजबूती आती हुई दिख रही है। इसीलिए HUL की हम बात करते हैं, जो अन्य जितने भी फूड आइटम्स हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में धीरे धीरे जो बढ़त है वो तो देखने मिल ही रही है। आने वाले समय में होम प्रोडक्ट्स में भी काफी अच्छी बढ़त देखने मिल सकती है। और आप देखिए जैसे कि मैंने कहा डबल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये 3 से 4 सेगमेंट है जहां पे अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र से काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन आता है और इसमें भी HUL, गोदरेज कंज्यूमर, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहां पे, और ये कुछ स्टॉक्स है जहां पे हमारी नजर जरूर बनी हुई है। तो FMCG दिग्गज HUL, गोदरेज कंज्यूमर, समीर जी आपका आउटलुक इन कंपनियों पर क्या होगा? जी, HUL मुझे लगता है कंसोलिडेशन मोड में है, पर जिनके पास पोजीशन है, अगर कोई स्पेशली अभी खरीदने जा रहा है तो उन लोगों के लिए मैं 2100 का स्टॉप लॉस दूंगी और ओवरऑल 2450 का टारगेट जो एक्सपेक्टेड है। इस रेंज का जो रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है उसका बाउंड्री, अपर बाउंड्री 2400 से 2450 का है। जिस दिन ब्रेकआउट देखने को मिलेगी वहां पे अगर 2450 के ऊपर जाके अगर 2 ट्रेडिंग सेशन क्लोज करता है तो इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगी और 2700 का बड़ा टारगेट आ सकता है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए। पर शॉर्ट टर्म के लिए जिनका नजरिया है और जिन्होंने करंट लेवल पर खरीदने का सोच रहे हैं, 2100 का स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करें। रहा सवाल गोदरेज कंज्यूमर्स की, तो चार्ट वीक है मानसी। मुझे लगता है कि अगर कोई भी कारण से 670 का लेवल टूट जाता है तो स्टॉक में फ्रेश वीकनेस देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें नया खरीदारी करने का सलाह मैं नहीं दे रही हूँ। प्रीवियस पोजीशन जिसके पास है, जिनके पास है, 670 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हम सिर्फ शॉपिंग, ऑफिस वर्क और करियर ही नहीं, घर भी संभालते हैं। और अगली कैटेगरी जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है कुकवेयर की कैटेगरी। सृष्टि हमें बताएंगे कौन सा शेयर जोड़ रही है। सृष्टि, कुकिंग को लेकर आपका नजरिया क्या है, ये बताइए पहले। मानसी, देखिए कुकिंग तो नहीं हो पाएगी, थोड़ी बहुत काम चलाओ, क्योंकि उसका मुझे शौक नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर होता है कि खाने में बनाना क्या है, वही तो उसका सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। पर एक प्रेशर है जिसके बिना कोई भी किचन नहीं चल सकता। कौन सा? वो है प्रेशर कुकर, और वो बनाती है TTK प्रेस्टीज। अच्छा। भारत में सबसे बड़ी किचन कुकवेयर बनाने वाली कंपनी है। 65 साल पुराना कंपनी का भारत में इतिहास है, कर्ज मुक्त कंपनी है। और इनके सेगमेंट्स आप देखिए तो प्रेशर कुकर, गैस स्टोव, मिक्सर ग्राइंडर, कुकवेयर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी। लगातार कंपनी जो अपने प्रोडक्ट एडिशंस है वो कर रही है। कंपनी का कहना है कि वो जो स्टेनलेस स्टील कुकवेयर है उसमें उन्होंने हाल ही में एंट्री ली है, जो कि करीब भारत में देखे तो 200 करोड़ का इसका पूरा मार्केट बताया जा रहा है। और साथ ही जो कुकर है उसमें वहां पे कंपनी तो बनाती ही है, साथ ही डिशवेयर और चिमनी को लेकर आगे कंपनी इसमें भी प्रोडक्ट विस्तार करेगी। कैस्ट्रोल्स में कंपनी ने एंट्री की है। तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे कंपनी आगे निवेश की भी योजना बना रही है और वहां पे विस्तार भी कर रही है। और साथ ही कंपनी लगातार प्राइस हाइक्स भी ले रही है। तीसरी तिमाही में ही कंपनी ने काफी सारे प्राइस हाइक लिए थे। हम जितनी महिलाएं उन्होंने नोटिस किया होगा अगर वो खरीदारी करने गए होंगे। कंपनी का आय में काफी असर पड़ा था कोविड पे, पर लगातार कंपनी की आय में सुधार देखने को मिल रहा है। तीसरी तिमाही में देखें तो करीब 40% से ज्यादा इनके मुनाफे में इजाफा देखने को मिला है। और अगले 5 साल में कंपनी का जो आय है वो दुगना करने का लक्ष्य है। तो काफी सारे अच्छे प्लान्स हैं कंपनी के, पर आगे आप इस पे बिल्कुल बेहतरीन प्लान्स है कंपनी के। TTK प्रेस्टीज, समीर जी बताएं। बेहतर चार्ट है मानसी। मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म का नजरिए से भी कोई खरीदता है तो भी मुझे लगता है कि 8000 से 8200 का लेवल बहुत जल्दी मिल सकता है। और ओवरऑल मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 1 साल का नजरिए से अगर कोई होल्ड करे या करंट लेवल पर या थोड़ा सा डीपर खरीद रहे हैं तो बिल्कुल करे, क्योंकि स्टॉक में 5 डिजिट का स्टॉक हो जाएगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मिनिमम टारगेट 10,000 का है। 10,000 का टारगेट के लिए करंट लेवल पर या थोड़ा सा डीपर खरीदने का सलाह होगा। 6900 का एक ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक में पूरा 10,000 तक जाने का पूरा दमशम है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जरूर खरीदा जा सकता है। खरीदारी इनफैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए मैंने 8000 से 8200 का रखा है। शॉर्ट टर्म का नजरिया से ये टारगेट बहुत जल्दी आ सकता है। बिल्कुल, चलिए तो फिर अब
जब कुकवेयर की बात हुई चली है तो फिर कुकिंग गैस की भी बात कर लेते हैं। वो भी तो एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, उसके बिना तो घर कैसे चलेगा। देवांशी बताएं। बिल्कुल मानसी, आप देखिए अगर हम जितने भी कुकिंग गैसेस की बात करें, पीएनजी है, साथ ही एलएनजी जिसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी अच्छी बढ़त आती हुई दिख रही है। और फिलहाल ये ऐसी कंपनियां हैं जो फिलहाल स्पॉटलाइट में है, क्योंकि इनकी जो कीमतें हैं वो काफी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर दिसंबर से लेकर अब तक में आप देखें तो एलपीजी की जो कीमतें हैं करीब 35% से ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही जो नए कनेक्शंस लगते हुए दिख रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में यहाँ पे जो पाइपलाइंस हैं वो लगने की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है। और ये ऐसी कंपनीज हैं जो प्राइस हाइक्स ले लेती हैं, जब भी कीमतें बढ़ती हैं तो वो पास ऑन कर सकती है, तो मार्जिन्स लगातार बढ़ते हुए दिखेंगे इनके, तो इसलिए भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो नए गैस कनेक्शंस आते हुए दिखेंगे तो वॉल्यूम से इनको काफी फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। आजकल हम देख रहे हैं जितनी भी गैस कंपनीज हैं वो वैसे भी फोकस में है, एमजीएल है, आईजीएल है, गुजरात गैस है, इन सबको लगातार फोकस में आता हुआ दिख रहा है। अगर ये जीएसटी के अंदर भी आ जाते हैं तो इनको फायदा होता हुआ दिखेगा। और आप देखिए फिलहाल ये योजना है देश में कि इन सेक्टर को या इस जो सेगमेंट है इसको काफी बढ़ावा देने की योजना फिलहाल बनती हुई दिख रही है, तो इनको फायदा मिलेगा। बिल्कुल। आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस, ओएमसी, इस पर समी जी आपका नजरिया। सारे पूरा जो सेक्टर है सबके लिए मेरा नजरिया काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि सारे में एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसको देख के लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म के नजरिए से अगर खरीदा जाता है तो सारे स्टॉक जो भी है, आईजीएल, एमजीएल, सब में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट आईजीएल में आज सुबह मैंने बीटीएसटी बाय कॉल दिया है। मेरा टारगेट भी बहुत ही छोटा सा टारगेट मैंने दिया है, पर ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। आईजीएल का अगर ओवर चार्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि 585 से 600 का टारगेट इसमें देखने को मिलना चाहिए। 480 का स्टॉप लॉस ओवरऑल मेंटेन करना पड़ेगा अगर कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए खरीद रहा है। तो एमजीएल को 1350 से 1400 का टारगेट मैं दे रही हूँ। 1150 का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ सवाल ओएनजीसी, गेल, बीपीसीएल, एक एक स्टॉक अगर देखेंगे, अभी मार्केट ऐसा ही है और एक एक स्टॉक का चार्ट पे इतना स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि सारे स्टॉक शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट को। अगर बीपीसीएल के बारे में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 500 का मिनिमम टारगेट यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। 450 के ऊपर मेंटेन कर रहा है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 500 से 510 का ही होना चाहिए। ओएनजीसी, गेल, सारे पूरा सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म में सारे में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए, तो बिल्कुल इस थीम को जोड़कर सारे के सारे सेगमेंट, सेक्टर्स और उसके साथ जुड़े हुए स्टॉक्स भी हमने आपको बताए हैं ताकि आप एक लिस्ट तैयार करके चल सकें। सिमी जी, शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारा साथ निभाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। देवांशी और सृष्टि, शुक्रिया आपका भी ये पूरी रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए इस बात पर ही, जब इस नोट पर इस खास पेशकश को खत्म करने जा रही हूँ, एक चीज जरूर कहूंगी कि दुनिया हमारे लिए खास दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जरूर बनाती है, लेकिन हम हमारी सक्सेस को हर रोज एंजॉय करना चाहते हैं, हर रोज हासिल करना चाहते हैं और करके भी दिखाएंगे। ऑन दिस नोट फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।